अमेरिका को लगता था कि कॉफी उनकी कल्चर है और स्टारबक्स को यह भरोसा था कि चाइना उसका परमानेंट मार्केट बना रहेगा। इंडिया की तरह चाइना में भी स्टारबक्स एक समय बेथ हिट और चीन का नंबर 1 कॉफी ब्रांड बन चुका था, जहां उसकी आउटलेट्स को मॉडर्न लाइफस्टाइल और स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता था। स्टारबक्स ने चाइना में 1999 में अपनी शुरुआत की और धीरे धीरे शहरों में उसकी मजबूत मौजूदगी बन गई। लेकिन सिर्फ 10 साल के भीतर एक चाइनीज ब्रांड ने न केवल स्टारबक्स को एक खुली चुनौती दी, बल्कि उसके आउटलेट से भी ज्यादा स्टोर खोल दिए और बन गया चीन का नंबर 1 कॉफी ब्रांड। उस चाइनीज कॉफी ब्रांड का नाम है लुकिन कॉफी। यह कहानी केवल एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक राष्ट्रवाद, टेक्नोलॉजी के समझदार भरे इस्तेमाल और स्टेट स्पॉन्सर्ड आइडियोलॉजी के जरिए ये दिखाती है कि कोई भी देश अपने ही बाजार में स्टारबक्स जैसे दिग्गज विदेशी ब्रांड्स को धीरे धीरे कैसे रिप्लेस करता है। 2000 से 2015 का दौर चाइना में फॉरेन ब्रांड्स के लिए वास्तव में एक गोल्डन टाइम माना जाता है। इस समय चाइना एक ऐसा बाजार बन चुका था जहां विदेशी ब्रांड्स को अपनाना मॉडर्न सोच और सोशल स्टेटस का प्रतीक माना जाता था। स्टारबक्स इसी दौर में एक प्रीमियम स्टेटस सिंबल ब्रांड के रूप में उभरा। कॉफी सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं रह गई थी, बल्कि वह वेस्टर्न लाइफस्टाइल की पहचान बन चुकी थी। स्टारबक्स ने इसी सोच को बुनाया, ऊंची कीमतें रखी, प्राइम लोकेशंस पे स्टोर खोले और कॉफी को केवल ड्रिंक नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बनाकर बेचा। लेकिन यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां आगे चलकर समस्याओं की नींव पड़नी शुरू हो जाती है। चाइना के इकोनॉमिक मॉडल के पीछे एक बेहद व्यवहारिक लेकिन अक्सर अनकहा राष्ट्रवादी माइंडसेट काम करता है। पहले विदेशी ब्रांड्स को आने दो, उनसे सीखो, फिर उसी जगह अपनी स्वदेशी ताकत को खड़ी कर दो। इसी सोच के तहत फॉरेन कंपनियों को सिर्फ एंट्री ही नहीं दी गई, बल्कि उन्हें तब तक ग्रो करने दिया गया जब तक डोमेस्टिक प्लेयर्स पूरी तरह मैच्योर और कॉम्पिटिटिव न बन जाएं। इस दौरान चाइना ने इन कंपनियों को पूरी सप्लाई चेन को बारीकी से समझा, उनके प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को डायसेक्ट किया और चाइनीज कंज्यूमर्स के व्यवहार को गहराई से एनालाइज किया। जैसे ही ये लर्निंग फेज पूरा हुआ, स्ट्रेटेजी का दूसरा चरण शुरू हुआ, लोकल ब्रांड्स का एग्रेसिव बिल्डअप। 2017 में इसी फ्रेमवर्क के तहत चाइनीज मार्केट में लुकिन कॉफी की एंट्री होती है, जो आगे चलकर पूरे इकोनॉमिक अप्रोच का सबसे सशक्त और प्रभावशाली उदाहरण बन जाती है। बिना सीधे टकराव के लेकिन पूरी तैयारी के साथ चाइना ने मार्केट को धीरे धीरे अपने हाथों में ले लिया। लुकिन कॉफी का जन्म किसी साधारण कॉफी ब्रांड की तरह नहीं हुआ था। शुरुआत से ही लुकिन ने अपनी दिशा बिल्कुल साफ रखी। उसका लक्ष्य स्टारबक्स की नकल करना नहीं था। लुकिन ने खुले तौर पर शुरुआत से ही कहा कि वह चाइनीज लोगों के लिए चाइनीज ब्रांड बनेगा, ना कि पश्चिमी मॉडल की कॉपी। इसी सोच के तहत ब्रांड की ओनरशिप चाइनीज रखी गई, टेक्नोलॉजी चाइनीज इकोसिस्टम पर आधारित रही, प्राइसिंग लोकल परचेसिंग पावर के अनुसार तय की गई और प्रोडक्ट्स को चाइनीज लोगों की खपत की आदतों के हिसाब से डिजाइन किया गया। यह कोई भावनात्मक राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि एक ठोस और रणनीतिक राष्ट्रवाद था, जहां मार्केट, कंज्यूमर और नेशन तीनों को एक ही दिशा में जोड़ा गया। यही वजह है कि लुकिन कॉफी खुद को स्टारबक्स से अलग और अधिक लोकल रिलेवेंट ब्रांड के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। स्टारबक्स और लुकिन कॉफी के बीच असली अंतर उनकी कॉफी में नहीं था, उनके बिजनेस मॉडल और कंज्यूमर समझ में था। स्टारबक्स ने चाइना में कैफे कल्चर को बढ़ावा दिया, जहां महंगी कॉफी, आराम से बैठने की जगह और एलीट वर्ग को टारगेट किया गया। इसके उलट लुकिन कॉफी ने पिक एंड गो वाला मॉडल अपनाया, जहां ऑर्डर सीधे ऐप के जरिए होता था और फोकस आम शहरी युवा पर था, जिन्हें तेज, सस्ती और सुविधाजनक कॉफी चाहिए थी। ओनरशिप के स्तर पर दोनों बिल्कुल अलग थे। स्टारबक्स एक अमेरिकन ब्रांड था, जबकि लुकिन पूरी तरह चाइनीज ओनरशिप में संचालित हो रहा था। लुकिन कॉफी का सबसे बड़ा हथियार उसकी टेक्नोलॉजी थी। उसने शुरुआत से ही पूरा मॉडल ऐप आधारित रखा, जहां ऑर्डर, पेमेंट और ऑफर्स सब कुछ डिजिटल था। डाटा के जरिए कंज्यूमर्स को टारगेटेड डिस्काउंट्स दिए गए और एआई की मदद से स्टोर्स की लोकेशंस तय की गई जहां डिमांड सबसे अधिक ज्यादा थी। क्योंकि बैठने के लिए बड़े कैफे बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए अनावश्यक रियल एस्टेट और मेंटेनेंस लागत भी बच गई। इस मॉडल का नतीजा साफ दिखाई दिया। लुकिन का विस्तार बहुत तेज हुआ, खर्च कम रहा और कस्टमर डाटा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसके मुकाबले
स्टारबक्स इस नए तरह के कंपटीशन में कंपैरेटिवली धीमा साबित हुआ, क्योंकि उसका मॉडल पुराने कैफे कल्चर पर टिका हुआ था। चाइना में कंज्यूमर की एक राष्ट्रवादी सोच बिना ज्यादा शोर किए स्वाभाविक रूप से काम करती है। यह भावना कि चाइनीज पैसे से चाइनीज कंपनियों को मजबूत किया जाए, इसके लिए कोई सीधा सरकारी आदेश या लिखित नियम नहीं था, लेकिन मीडिया नैरेटिव, युवाओं में बढ़ता नेशनल प्राइड और अपना ब्रांड अपना होता है जैसी सोच ने इस भावना को और अधिक मजबूत बना दिया। इसी माहौल में लुकिन कॉफी सिर्फ एक कॉफी ब्रांड नहीं रहा, बल्कि वह आधुनिक चाइनीज सफलता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया, जिसने डोमेस्टिक ब्रांड्स को अपनाने की मानसिकता को और गहरा कर दिया। 2020 में लुकिन कॉफी पर अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उसका शेयर मार्केट में स्टॉक तेजी से गिरा और कंपनी के सीईओ को पद से हटा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ना तो कंपनी को बंद किया गया और ना ही ब्रांड को पूरी तरह खत्म होने दिया गया। इसके पीछे सोच बिल्कुल साफ थी। किसी डोमेस्टिक ब्रांड का पतन सीधे सीधे फॉरेन ब्रांड की जीत माना जाता। चाइना ने लुकिन को पूरी तरह नकारने के बजाय रिस्ट्रक्चर होने का समय और मौका दिया, ताकि ब्रांड को दोबारा खड़ा किया जा सके। इसी रणनीतिक अप्रोच का नतीजा ये रहा कि 2023 तक चाइना में लुकिन कॉफी के स्टोर्स की संख्या स्टारबक्स से भी ज्यादा हो गई। वहीं यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे स्वदेशी कॉफी ब्रांड कैफे कॉफी डे यानी सीसी डे के फाउंडर विजय सिद्धार्थ को 2019 में सुसाइड करना पड़ गया था, जो इंडिया के स्टार्टअप कॉर्पोरेट सिस्टम की कड़वी सच्चाई है। ये कहानी सिर्फ कॉफी तक सीमित नहीं है, बल्कि चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक स्पष्ट पैटर्न दिखाती है। यही मॉडल चाइना ने कई इंडस्ट्रीज में अपनाया है, जैसे हुआई बनाम एप्पल, BYD बनाम टेस्ला, शियोमी बनाम सैमसंग और अलीबाबा बनाम अमेजन। हर जगह तरीका लगभग एक जैसा रहा। पहले फॉरेन ब्रांड से सीखना, फिर उसका डोमेस्टिक विकल्प तैयार करना और उसके बाद प्राइस और स्केल को राष्ट्रवादी भावना के साथ जोड़ना और अंत में बिना ज्यादा शोर किए मार्केट में उसका रिप्लेसमेंट कर देना। इस पूरे नैरेटिव से इंडिया के लिए भी एक बड़ा सबक निकलता है। ये कहानी कॉफी की नहीं बल्कि सोच की दिशा की है। इंडिया में आज भी फॉरेन ब्रांड एस्पिरेशन माने जाते हैं, जबकि डोमेस्टिक ब्रांड अक्सर कॉम्प्रोमाइज की तरह देखे जाते हैं। इसके उलट चाइना में डोमेस्टिक ब्रांड को गर्व का प्रतीक माना जाता है और फॉरेन ब्रांड को केवल एक टेम्परेरी टूल समझा जाता है। यही फर्क लॉन्ग टर्म में मार्केट की तस्वीर बदल देता है। इस पूरी कहानी का सार एक ही पंक्ति में छुपा है। लुकिन कॉफी स्टारबक्स से इसलिए नहीं जीता क्योंकि उसकी कॉफी बेहतर थी, बल्कि इसलिए जीता क्योंकि चाइना के लोगों ने तय कर लिया था कि जीत किसे मिलनी है। यहां मुकाबला केवल टेस्ट या ब्रांड इमेज का नहीं था, बल्कि सोच, नीति और लॉन्ग टर्म विजन और राष्ट्रवाद का कॉकटेल था। लुकिन कॉफी के उदाहरण ने समझाया कि राष्ट्रवाद सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता। जब वही राष्ट्रवाद इकोनॉमी में उतरता है, डोमेस्टिक ब्रांड्स को मजबूती देता है और स्ट्रेटेजिक फैसलों का आधार बनता है, तभी कोई देश सच मायनों में बड़ा बनता है।